तक हो गया था? हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना? कहां तक? हाँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग को पढ़ना है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने ये सब पढ़ रखा है ना बेटा। फ्लावर्स, फ्लावर्स हम लोग पढ़ चुके थे, ये सब मैंने आपको बता दिया था, पॉलिनेशन क्या होता है ना। आज हम लोग को पढ़ना है, यहां तक हो गया था, ओव्यूल डेवलप होती है टफ कोट और कन्वर्ट हो जाती है किसमें? सीड में। ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा ये सब श्रिवल हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। सीड कंटेन करता है एम्ब्रियो जो कि फ्यूचर प्लांट। ये सारी चीजें हो चुकी थी ना। सुइटेबल टेम्परेचर जब मिलता है, कंडीशन मिलती है तो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये अंकुरित चने वने की बात हो गई थी हम लोगों की, है ना। चलिए, तो बेटा आज का जो टॉपिक है अपना वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। चलिए, तो इन अर्ली टीनेज द अपीयरेंस एंड प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी चेंजेस। आपको तो पता ही होगा, अर्ली टीनेज में हम लोग की बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस आते रहते हैं। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे क्या आते रहते हैं बेटा? चेंजेस आते रहते हैं, है ना। क्या आते रहते हैं? चेंजेस। ठीक है, न्यू फीचर्स हमारे अंदर डेवलप होते रहते हैं। तो अर्ली टीनेज की बात कर रहे हैं। टीनेज मतलब समझ रहे हो ना, जब हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं। तो हमारा अपीयरेंस, बॉडी में बहुत सारे हमारे अपीयरेंस में चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, न्यू फीचर्स आते हैं, नई नई सेंसेशंस अपीयर्स होती हैं। इन्हीं सब चेंजेस, ये सब जो चेंजेस हमारी बॉडी में धीरे धीरे होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं क्या? सेक्सुअल मैच्योरेशन। मतलब अब प्यूबर्टी आ रही है आपके अंदर। क्या आ रही है आपके अंदर? क्या आ रही है? प्यूबर्टी आ रही है। तो जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, जैसे कि क्या क्या? जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारी आवाज जो होती है वो एकदम पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी आवाज देखो क्या हो गई है, भारी हो गई है। हम लोग दो जगह, दो तरीके से बोल सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो हम जो बोल रहे हैं नॉर्मली थ्रोट से बोल रहे हैं, लंग्स के द्वारा। एक हम डायफ्राम के द्वारा बोलते हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूं, मेरा ये नेक वाइब्रेट कर रहा है। अभी जो मैं बोल, अब धीरे, अभी जब मैं बाद में बोलूंगा तो डायफ्राम से बोलूंगा तो मेरा ये लंग्स वाइब्रेट करेंगे। सांस अंदर लो, अब बोलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? आवाज सुनाई पड़ रही है कैसी है? बेस बढ़ गया। मतलब जब सांस लेके और फिर बोलते हो, पेट में की सांस लेनी है, लंग्स में नहीं लेनी, पेट में। हेलो, तो आवाज देखो चेंज हो गई, है ना। तो ये डायफ्राम से बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? डायफ्राम से। इसमें मेरे लंग्स वाइब्रेट कर रहे हैं। अब मैं जो बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं थ्रोट से, अभी मेरे थ्रोट्स वाइब्रेट कर रहे हैं। और रियलिटी बताऊं, सबसे अट्रैक्टिव वॉइस होती है डायफ्राम से बोलना। और ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग जो बोलते हैं वो हमेशा थ्रोट से बोलते हैं। आप कभी भी बॉडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लोगे तो उसमें सबसे पहले वॉइस की चीजें में बताएंगे, बॉयज को खासकर, कि आप डायफ्राम से बोलिए। सांस अंदर लीजिए, कभी भी कुछ भी बोलिए, सांस अंदर लीजिए और फिर बोलिए, तो कैसे हैं आप लोग, ये इस तरह की आवाज निकलेगी। देख रहे हो, इसमें क्या है? बेस है। ऐसे हम नहीं बोल पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं उतनी। अभी प्रैक्टिस हमारी है ऐसे थ्रोट से बोलने की, क्योंकि हम लगातार सालों से थ्रोट से बोलते चले आ रहे। लेकिन अगर हम इस तरह से थ्रोट से ना बोल के ऐसे बोलेंगे तो ऐसे में पूरा लंग्स वाइब्रेट कर रहा है हमारा अंदर का। मतलब इस समय जो है हमारे अंदर का लंग्स वाइब्रेट कर रहा है, थ्रोट भी कर रहा है और लंग्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं। और अभी जो है केवल थ्रोट वाइब्रेट कर रहे हैं, लंग्स नहीं वाइब्रेट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? स्टॉकर्स की आवाज लगती है। मतलब बढ़ जाती है, आपके बेस बढ़ जाता है आवाज में। तो डायफ्राम। अच्छा, दूसरा क्या चेंजेस आते हैं? बियर्ड आ जाती है, माउस्टैक्स आ जाती हैं, है ना, दाढ़ी आ जाती है, मूछें निकल आती हैं। ये सब क्या है?
ये हमारे बॉडी में छोटे छोटे चेंजेस जब अपीयर होते हैं तो इसका मतलब हमारी बॉडी क्या हो रही है, सेक्सुअली हम मैच्योर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, मैच्योर। तो कौन कौन से चेंजेस कॉमनली आते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में जिससे हमें पता चलता है कि हम मैच्योर हो रहे हैं? तो सबसे पहले थिक हेयर्स ग्रो होते हैं इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया विच बिकम्स डार्कर इन कलर। थिनर हेयर ऑन लेग्स, लेग्स पे थिनर हेयर्स आते हैं, आर्म्स पे, फेस पे। स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली। आप देखो जैसे हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी स्किन ऑयली होती जाती है। किसी की हाँ पिंपल्स आने लगते हैं, स्किन ऑयली होने लगती है। किसी किसी को ऑयली नहीं होती, ड्राई होती है। तो किसी किसी की बात है, लेकिन बात क्या हो रही है, फ्रीक्वेंटली हमारी जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है जिनकी वजह से पिंपल्स आने लगते हैं। बात समझ में आई? तो ये सब चेंजेस हैं जो कि बॉयज एंड गर्ल्स में दिखाई पड़ते हैं जब सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है। बात समझ में आ गई? क्या क्या होता है, आर्मपिट्स में, जेनिटल एरिया में हेयर्स निकलते हैं, थिक हेयर्स, और साथ ही साथ कलर डार्कर होता जाता है। थिनर हेयर्स ऑन लेग्स पे हेयर्स आते हैं, आर्म्स में आते हैं, फेस पे आते हैं, फेस पे भी छोटे छोटे हेयर्स। अच्छा कितने लोगों ने ब्लीच कराई है चेहरे पे? तो ब्लीच क्या करता है, ये जो आपके बाल होते हैं ना छोटे छोटे रोए, वो आपके बाल को यहाँ पे गोल्डन कर देता है। तो जब आप धूप के सामने जाते हो तो आपका चेहरा शाइन करता है। तो ब्लीच क्या करता है, जो ये डार्क छोटे छोटे हेयर है उनको गोल्डन में कन्वर्ट कर देता है। समझे? फेस क्लीन नहीं करता वो आपके यहाँ जो छोटे छोटे हेयर्स हैं, ये यहाँ पे आपको क्या लगता है यहाँ हेयर्स है या नहीं है? हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। हम लोग जब दाढ़ी बनवा के आते हैं तो रेजर जब ऐसे काटता है ना नीचे की तरफ, तो जब शीशे में देखते हैं तो ऊपर के बाल दिखाई पड़ते हैं और इतना पूरा एरिया चिकना हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये हेयर्स को क्या कर देता है, ब्लीच गोल्डन कलर में कर देता है, वो फेस को साफ नहीं करता। समझे? तो कितने बच्चों को समझ में आ गया जब सेक्सुअल मैच्योरेशन आती है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी पॉइंट में नहीं? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। क्या होता है? तो चेंजेस इन गर्ल्स, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज, डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये सब चेंजेस आते हैं किसमें बेटा, गर्ल्स में। चेंजेस बॉयज में क्या आते हैं, थिक हेयर्स ऑन द फेस, फेस में हम लोग के दाढ़ी निकलती है। अब ये दाढ़ी देखो कितनी ज्यादा मोटी है, थिक होती है एकदम, समझ रहे हो? फेस पर वॉइस बिगिंस टू क्रैक। अब देख रहे हो मेरी वॉइस कैसी हो गई है, क्रैक, मतलब बेस बढ़ गया है ना? और जो गर्ल्स होती है उनकी आवाज सुना है, एकदम पिच बहुत हाई होती है, उनकी क्रैक वॉइस नहीं होती, उनकी श्रिल होती है, श्रिल। श्रिल समझते हो ना? वो देखिए हसल, कुंफू हसल मूवी देखी है? एक लेडी होती है, उनके पास पावर होती है, वो चिल्लाती है भाई साहब तो सब उड़ जाते हैं सामने से, कांच टूट जाते हैं। नहीं देखी कुंफू हसल? बहुत तगड़ी मूवी है, एकदम कॉमेडियन, मजा आ जाती, देख लेना। अच्छा मैं क्या बता रहा था? हम्म, तो मैं बता रहा था क्या क्या चेंजेस आते हैं गर्ल्स एंड बॉयज में आफ्टर मैच्योरेशन। ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरेशन के बाद ये सब चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ पेनिस इन डे ड्रीम्स और नाइट नाइट, ये सब तो पता ही है, क्या बताएं, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ऑल दीज चेंजेस अकर स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये सारे चेंजेस हमारे अंदर क्या होते हैं, धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, द पैटर्न एंड ड्यूरेशन ऑफ दीज चेंजेस, अगर चैप्टर पढ़ा रहे थे बच्चे इसी से प्रश्न पूछ रहे थे। अच्छा गर्ल्स को पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, बॉयज को पढ़ाने में खुला बोलो। अच्छा फिर सुनो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब शर्मा नहीं रहा, हंसी छूट रही है मेरे। चलो अच्छा, ऑल दीज चेंजेस अकर स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये जो चेंजेस होते हैं हमारे अंदर ये बहुत धीरे धीरे आते हैं, अचानक से नहीं आते हैं। पैटर्न एंड ड्यूरेशन ऑफ दीज चेंजेस आर वेरीड। देखो एक चीज याद रखना, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से मैच्योरेशन आता है। जैसे कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, उनकी मूछें ही नहीं निकलती। अब जैसे हमारा एक दोस्त था, वो समथिंग अप्रोक्सीमेटली हम लोग जब 17-18 के हो गए थे तो हम लोग की निकल आई थी दाढ़ी मूछ, उसके दाढ़ी मूछ निकली ही नहीं। उसका नाम था स्टुअर्ट लिटिल, मतलब वो छोटा, मतलब था लंबा लेकिन चेहरा चूहे जैसा था, तो उसको हम लोग स्टुअर्ट लिटिल बोलते थे। दरअसल दो भाई थे, उनका नाम था दामोदर ब्रदर्स। मतलब बहुत लंबे थे दोनों।
तो उनको हम लोग दामोदर ब्रदर्स बुलाते थे। तो ये जो चेंजेस होते हैं, किसी में देर से आते हैं, किसी में जल्दी आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये डिपेंड करता है हमारे हॉर्मोन्स पर। किस पे डिपेंड करता है? हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है कि आप में प्यूबर्टी कब आएगी। ठीक है, सो दे हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ, साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट और पेनिस, इन सबका साइज पैटर्न सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। अप टू एडल्ट स्टेज रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली यूज फॉर ग्रोथ। जो एडल्ट स्टेज होती है, रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी मेनली यूज फॉर ग्रोथ। जितनी भी चीजें हम खाते हैं, जो भी चीजें हमारे अंदर जाती हैं, वो केवल और केवल किस चीज के लिए होती है? बॉडी की ग्रोथ के लिए। किसके लिए होती है बेटा? बॉडी की ग्रोथ के लिए होती है, मैच्योरेशन के लिए नहीं होती, बॉडी की ग्रोथ के लिए होती है। मेनली सारी चीजें, सारे रिसोर्सेज किस लिए यूज होते हैं हमारे अंदर? ग्रोथ के लिए। ठीक है, देन द ग्रोथ रेट स्लो डाउन एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिंस टू मैच्योर। और फिर क्या होता है? ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होता जाता है। ग्रोथ रेट कम होगा, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हमारे जो हैं वो मैच्योर होना चालू कर देंगे। कौन से टिश्यूज? कौन से टिश्यूज? रिप्रोडक्टिव टिश्यूज क्या होना चालू हो जाएंगे? मैच्योर। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस, एडोलसेंस सुना होगा ना, एक जो पीरियड आता है जिसमें हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर होना चालू होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पीरियड ऑफ एडोलसेंस को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। मतलब हमारे अंदर क्या आ रही है? प्यूबर्टी आ रही। क्या आ रही बेटा? प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा साइंस में, है ना? चैप्टर भी याद है, 10 चैप्टर है ना। चलो, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी चेंज जब, मतलब प्यूबर्टी जब हम लोग के अंदर आती है तो क्या चेंजेस दिखाई पड़ते हैं? बोलो। आर सिग्नल्स ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये प्यूबर्टी का मतलब ही क्या है? हम लोग सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, सो दैट अदर इंडिविजुअल कैन आइडेंटिफाई देम फॉर मैटिंग। मतलब हम लोग रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो चुके हैं, हम लोग न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं, मैटिंग करने के लिए क्या हो जाते हैं? प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी। कब के बाद बेटा? प्यूबर्टी के बाद। तो यहां तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है? बोलो, यहां तक कितने बच्चों को क्लियर हो गया है? अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम। एक बात जरूर याद रखना, अब की बार आपका जो साइंस का पेपर आएगा वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शंस में बटा होगा। पहले फिजिक्स आएगी, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। बायो होगी 30 मार्क्स की, फिजिक्स होगी आपकी 25 मार्क्स की, केमिस्ट्री होगी 25 मार्क्स की, और सब अलग अलग आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, पिछले वाले साल के पेपर्स में आपको डायग्राम दे के केवल लेबलिंग पूछी जाती थी, अब की बार डायग्राम बनाने को दिया जाएगा। अब की बार बने बनाया नहीं आएगा, आपसे ड्रॉ करने को भी कहेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा सभी बच्चे। फिजिक्स अलग आएगी, केमिस्ट्री अलग आएगी, बायो अलग आएगी। बायो आएगी 30, 25, 25, ये पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो बेटा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में सबसे पहला आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल। इसमें क्या होता है? 2 टेस्टिस होती हैं, एक डक्ट होता है जो कि डिलीवर करता है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का मतलब होता है स्पर्म। ठीक है, तो इनको टेस्टिस कहते हैं। क्या है बेटा? टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है? टेस्टिस के अंदर। स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है? टेस्टिस के अंदर। ये टेस्टिस को देखो, ऊपर से एक स्किन होती है जो कि कवर करके रखती है। इस स्किन को जो कवर करके रखी है, इसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है टेस्टिस। स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है उसको लो टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से। क्या बोला हमने? ये बात, ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि टेस्टिस को कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। हमारी बॉडी टेम्परेचर जो भी हो उससे 2 to 4 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? कम टेम्परेचर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को होने के लिए हमारा
टेस्टिस का जो टेम्परेचर होगा वो बॉडी से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, तभी क्या हो पाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है। टेस्टिस ऑल्सो सिक्रीट्स हार्मोन, और टेस्टिस ही क्या सिक्रीट करती हैं, हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन। और इन्हीं की वजह से अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके अंदर अच्छे से रिलीज हो रहे हैं तो आपकी स्किन ब्राइट करती रहेगी, स्किन ग्लो करती रहेगी, चेहरा ग्लो करता रहेगा, आपके अंदर एनर्जी अच्छी खासी रहेगी, क्योंकि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है यही स्पर्म जनरेशन और प्यूबर्टी जो चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, ये सारी की सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो इट रेगुलेट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म का फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। इट रेगुलेट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड चेंजेस इन बॉय ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है तो स्पर्म फॉर्मेशन में भी चेंज आता है। समझ में आ रही बात। और एक बात याद रखना, मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन थ्रू आउट द लाइफ होता है, जब तक वो जिंदा है तब तक स्पर्म फॉर्मेशन होता रहेगा, लेकिन फीमेल्स में ओवम फॉर्मेशन केवल और केवल 45 टू 50 या 55 ईयर्स तक होता है, इससे ज्यादा ओवम फॉर्म नहीं हो सकता। मतलब ये है कि उनका मेनोपॉज लग जाता है। क्या लग जाता है, मेनोपॉज। मतलब 55 तक एज तक ही वो बेबी प्रोड्यूस कर सकती हैं, उसके बाद नहीं हो सकता बेबी प्रोड्यूस। बात समझ में आई। लेकिन मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन थ्रू आउट द लाइफ होता है, लेकिन स्पर्म काउंट कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग ओल्ड एज में जाते हैं स्पर्म तो बनेगा, लेकिन स्पर्म काउंट यानी उसकी वैल्यू, मतलब उसमें मात्रा कम होगी स्पर्म की। एक बार में स्पर्म जब बनता है तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं, बताया था ना ये बात। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और ये किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन। किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। और स्पर्म फॉर्मेशन होने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, बॉडी के टेम्परेचर से 3 to 4 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मान लो 36 डिग्री सेल्सियस है, तो टेस्टिस को कितना टेम्परेचर चाहिए, 33 32 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेस्टिस कितने बच्चों को समझ में आ गया, ये है टेस्टिस, ठीक है, ये ऊपर से स्क्रोटम। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं इट रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो हमारे अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसको कौन रेगुलेट करता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। और चेंजेस कौन लाता है प्यूबर्टी के टाइम पे, टेस्टोस्टेरोन। समझ में आ गई बात। तो बेटा डक्ट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। आपको बताया था ऊपर हेड होता है, ये मिडिल पीस है, ये क्या है बेटा, टेल है ना। ये है यूरिनरी ब्लैडर, यहीं पे यूरिन स्टोर होता है। ठीक है। टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद यहां से स्पर्म निकलता है वासा इफ्रेंशिया, वास डिफरेंस के द्वारा। डिफरेंस मतलब स्पर्म डक्ट कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट। यहां से स्पर्म निकलता है और यहां से होते हुए यहां आता है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। और यहीं पे एक होता है कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड यहां नहीं बना रखा है, यहीं पे एक छोटा सा होता है पी लाइक शेप होता है कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल, वो यहां नहीं बना रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आओगे तो ये यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा के ऊपर ये जो मस्कुलर वॉल चढ़ी, ये पेनिस है। ये क्या है बेटा, पेनिस, और इसको ग्लैंस कहते हैं। क्या बोलते हैं आगे वाली टिप को, ग्लैंस। ठीक है। तो इंक्लूड वास डिफरेंस, वास डिफरेंस का मतलब क्या होता है, स्पर्म डक्ट। वास डिफरेंस का मतलब क्या है, स्पर्म डक्ट। क्या है, स्पर्म डक्ट। ठीक है। वास डिफरेंस यही डिलीवर करता है स्पर्म को एक साथ मिलाकर यही डिलीवर करता है यूरेथ्रा में, कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर।
अच्छा एक बात ध्यान सुन लो, ये यहां से स्पर्म आ रहा है और यहां से यूरिन भी आ रहा है, तो मेल्स में यूरिन और स्पर्म के निकलने का पाथ सेम होता है, फीमेल्स में पाथ अलग अलग होता है, यूरिनेशन का पाथ उनमें अलग होता है, लेकिन मेल्स में यूरिनेशन जहां से यूरिन निकलेगा वो भी यही पाथ है और यहीं से स्पर्म भी इजेकुलेट होता है। क्या होता है? इजेकुलेट, बाहर निकलता है। ठीक है, thus urethra forms a common passage for sperm and urine। देखो साफ साफ लिखा है, यूरेथ्रा क्या है? कॉमन पैसेज है, जहां से यूरिन भी जाएगा और जहां से स्पर्म भी जाएगा। along the path of vast difference। अब ये स्पर्म डक्ट के बाद कुछ ग्लैंड्स भी हमारी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ये फ्लूइड सिक्रीशन करती हैं। क्या करती हैं? ये कुछ फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं? फ्लूइड। रिलीज सम फ्लूइड सिक्रीशन, दीज आर मिक्स्ड विद स्पर्म टू फॉर्म सीमेन। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, कुछ ना कुछ फ्लूइड रिलीज करती है जिसमें स्पर्म मिक्स हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन कहते हैं। इट मेक्स स्पर्म ट्रांसपोर्ट इजिली, और स्पर्म को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन। भाई स्पर्म रिलीज हुए, अब स्पर्म को ट्रांसपोर्ट होने के लिए इजी मीडियम चाहिए, इजी करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल क्या करेंगी? एक मिल्की फ्लूइड रिलीज करेंगी। कौन सा फ्लूइड? मिल्की फ्लूइड, जिसमें स्पर्म क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, और वो फ्लूइड स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होगा। क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन। तो उसको हम लोग सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेन। और मेल के स्पर्म में ही जेनेटिक मटेरियल उनका प्रेजेंट होता है, यहीं पे हेड में ही न्यूक्लियस होता है और इसी में जेनेटिक मटेरियल हम लोगों का होता है। ठीक है, लॉन्ग टेल होती है जो कि हेल्प करती है बहुत तेजी से आगे बढ़ने में। ये लॉन्ग टेल का काम क्या है? आगे बढ़ने में। बात समझ में आ गई? और ये मूव करके किधर की ओर जाते हैं? जर्म सेल ऑफ एग। स्पर्म किधर की तरफ मूव करते हैं? एग की तरफ। किधर मूव करते हैं? एग की तरफ। बात समझ में आ गई? इतनी है नहीं, ये बात क्लियर है? तो मूव करने में कौन हेल्प कर रहा है? टेल। कौन मूव कर रहा है? मदद कर रहा है? टेल। तो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? मेल वाली पार्ट। फिलहाल इस स्लाइड में बहुत कम कम है तो बहुत ब्रॉड। चलो थोड़ी सी झलक आपको दिखला देते हैं, झलक दिखला जा। ये है टेस्टिस। ठीक, ये है क्या? ये है स्क्रोटम। क्या है बेटा? स्क्रोटम। ठीक है, ये आपके लोब्यूल्स हैं, ये कंपार्टमेंट दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये इनको लोब्यूल्स कहते हैं, कंपार्टमेंट। ये लोब्यूल्स पता है कितने होते हैं? 250 से 300 लोब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस में। बता रहे हैं, लोब्यूल्स कंपार्टमेंट, खाली जगह। तो टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स हैं? 250 से 300, और हर एक कंपार्टमेंट में ऐसे क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो भी एक से दो, दो से तीन। कितने होते हैं? 2 से 3। इनको कहते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल कहते हैं। इन्हीं सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, और इन्हीं के बीच में छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को कहते हैं लेडिक सेल। क्या बोलते हैं? लेडिक सेल। यही प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन? लेडिक सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये क्या है? सेमनीफेरस टिब्यूल। एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 होती हैं। समझ में आई बात? और टोटल कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं, हर एक में 2 से 3 सेमनीफेरस टिब्यूल होती हैं। इन सेमनीफेरस टिब्यूल की अगर बात करें तो इसमें 2 सेल्स होते हैं। एक सेल होता है सर्टोली सेल। कौन सा सेल? सर्टोली। और एक होता है जर्म सेल। कौन सा सेल? जर्म सेल ही बाद में स्पर्म बनता है, और इस स्पर्म को सर्टोली सेल क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं।
क्या प्रोवाइड करते हैं? नरिशमेंट। तो सर्टोली स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फिर ये जब बाहर निकलते हैं तो लेडिक सेल हार्मोन्स भी रिलीज कर देते हैं, और फिर यहां से सारे स्पर्म निकल के छोटी छोटी डक्ट्स बनाई थी। इन डक्ट्स को क्या कहते हैं? वास इफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं? वॉशा इफ्रेंशिया। यहां से इसको बोलते हैं, जो क्वाइल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं बेटा? एपिडिडाइमस। स्पर्म आके यहां एपिडिडाइमस में रुके रहते हैं फॉर मैच्योरेशन। मतलब स्पर्म बन के जब अंदर से निकलते हैं वासा इफ्रेंशिया से, एपिडिडाइमस में आके रुक जाते हैं ताकि धीरे धीरे वो मैच्योर हो जाए। क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए। और जब मैच्योर हो जाते हैं तो फिर स्पर्म डक्ट से आगे पास होते हैं, और जब ये आगे पास होते हैं तो वहां पे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या मिक्स कर देती है? मिल्की फ्लूइड। और वो मिल्की फ्लूइड क्या फॉर्म कर देता है? सीमेन। समझ में आई बात? तो ये पूरा प्रोसीजर होता है इसके अंदर। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, और सेमिनिफेरस के टिब्यूल के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहां होती है? सेमिनिफेरस टिब्यूल में, जिसमें सर्टोली सेल और लेडिक सेल होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो आपको कैसे पढ़ना है? ब्रीफली पढ़ना है या केवल जो आपके एनसीईआरटी उतना बता दें? जैसे पढ़ना हो बताओ। एग्जाम में तो भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, ये ध्यान में रखना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा, जब तक फुल नॉलेज नहीं होगी तब तक नहीं कर पाओगे। नाइन्थ का नहीं पूछेंगे। ये बात कितने बच्चों को आ गई समझ में? टेस्टिस की कहानी, ये बात आई समझ में? नहीं आई? अभी बाकी चीजें तो इसमें एक्सप्लेन ही नहीं किया। टेस्टिस है, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, पेनिस है, यूरेथ्रा है, इसमें मेनली कुछ ही चीजें एक्सप्लेन्ड है। तो अगर कहोगे तो नेक्स्ट लेक्चर अभी फिर जब दोबारा पढ़ाएंगे तो उसमें और डीप में पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं, इस पीपीटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये क्या होता है? पहले इसको बनाना सीख लो। बनाते कैसे हैं? सबसे पहले जूम जूम ना, जूम, यस, दूर हो गया। देखते रहो कैसे बना रहे हैं, इसी तरह तुम्हें बनाना है। हाँ भैया, ये है ओवरी। एक मिनट, कुछ चीजें तो मैं बनाना ही भूल गया। हाँ भैया, ये है ओवरी। क्या है? ओवरी। ये है फिम्ब्रे। क्या है ये? फिम्ब्रे। यहां पे तो इस्टमस, फंडिबेलम, बहुत सारी चीजें, बट ओवरऑल मैं फुल नेम इसका बता दे रहा हूं। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। क्या है बेटा? फैलो फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसको कहते हैं वॉम्ब। क्या बोलते हैं? वॉम्ब। वॉर्म हो गया क्या? वॉम्ब। ठीक है, ये है लिगामेंट जिससे जुड़ी हुई है। क्या है ये? लिगामेंट। ठीक है, यहां होता है सर्विक्स। क्या होता है ये? सर्विक्स। सर्विक्स। नीचे होता है वेजाइना। ठीक है, सर्विक्स मतलब हॉलो पार्ट होता है, वेजाइना बाहर साइड होता है। चलो उसको रहने दो। ठीक है, और क्या बचा? ये जो लेयर बनाई है हमने इसको कहते हैं हाइमेन। क्या बोलते हैं? हाइमेन। तो ये सारी चीजें होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है,
हमको लगा कुछ और बोल दिए। बात समझ में आ गई इतनी? अब ओवरी का काम क्या है? ओवरी का काम होता है एग प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? एग प्रोड्यूस करना। उस एग को रिसीव कौन करता है? फिम्ब्रे। वहां से फिम्ब्रे में दरअसल फैलोपियन ट्यूब ही एग को रिसीव करता है। किसको रिसीव करता है? एग को रिसीव कौन करता है? एग को रिसीव फैलोपियन ट्यूब करता है, और एग आके यहीं रुका रहता है। एग फिर कहीं नहीं जाता। एग यहीं पे क्या होगा? क्या होगा? रुका रहेगा। तो ए, ए, हाँ, तो ये है ओवरी। ओवरी से एग निकलेगा, यहां पे आके रुक जाएगा। इसे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, ये है यूटेरस, ये अंदर वॉम्ब, ये है सर्विक्स, ये है वेजाइना। ठीक है, और यहां पे एक लेयर होती है छोटी सी, इसको हम लोग हाइमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइमेन। ठीक है, तो ये है ह्यूमन। अब देखो यहां पे लिखा है फिम्ब्रे, ये है फिम्ब्रे, ये है ओवरी, सर्विक्स, वेजाइना। ये अंदर वाली वॉल वॉल होती है एंडोमेट्रियम। कौन सी? एंड्रोमेट्रियम। यही थिक वॉल हो, इसी में ब्लड भरता है। फीमेल्स के अंदर इसी में ब्लड भरता रहता है। क्या भरता रहता है? ये जो बनी ना बेटा, इसी एंडोमेट्रियम वॉल में क्या फिल होता रहता है? ब्लड। ब्लड क्यों फिल होता है, कोई बता सकता है? ब्लड इसलिए फिल होता है ताकि अगर यहां पे ओवम प्रेजेंट हो, तो अगर स्पर्म इधर से आ गया तो स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करके यहां क्या बना लेगा? जाइगोट। और ये जाइगोट धीरे धीरे सेल डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके जाके इस यूट्रस में एम्बेडेड हो जाएगा, धस जाएगा। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। अब ग्रो करने के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स। तो यहां पे बन जाएगा प्लेसेंटा, और ये जितना ब्लड होगा ना, वो बेबी फॉर्म होने में ब्लड धीरे धीरे उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहेगा। और अगर नहीं मिलता, स्पर्म मान लो नहीं आया, अगर स्पर्म नहीं आएगा तो क्या होगा? ये वॉल रप्चरस हो जाती हैं, और मेंस्ट्रुएशन चालू होता है, ब्लड लीक हो जाता है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर अलग है, मैं बाद में बताऊंगा। तो यहां पे जो होता है बेटा, एग फॉर्मेशन होता है। ओवरी में क्या होता है? एग फॉर्मेशन। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, पहले ये दिमाग में समझ लो। इसमें होती हैं दो ओवरीज जो कि दिख रही होंगी, दो ओविडक्स जो कि ये दिख रहे होंगे, दो ओविडक्स। यूटेरस होता है, ये यूटेरस है, और वेजाइना एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, फीमेल जर्म सेल यानी ओवम, एग कहते हैं, जो कि किसमें बनती है? ओवरीज में। और ये भी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। ओवरीज आर न्यूली बॉर्न गर्ल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स। ध्यान से सुन लो, जो न्यूली बॉर्न गर्ल होती है उसके ओवरी में हजारों एग्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी इमेच्योर। और वही इमेच्योर एग्स जब प्यूबर्टी आती है, तो वही हजार अंडे, हजार एग्स क्या होना चालू करते हैं? एक एक करके मैच्योर होना चालू करते हैं। क्या होना चालू करते हैं? मैच्योर। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ, और हर महीने एक एग प्रोड्यूस होता है ओवरी से। इट इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी, और वो कहां जाता है? फैलोपियन ट्यूब में, ओवी डक्ट में जाता है। ठीक है, जो कि इलास्टिक और बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, थ्रू अ थिन ओविडक्ट। कहां से? थिन ओविडक्ट से। फिलहाल पहले तो यहां वो एग रुका रहेगा, वेट करेगा, वेट करेगा, स्पर्म का नहीं आएगा तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको पता है स्पर्म आया नहीं, एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे पहले के जमाने में जब इंटीमेशन करना होता था, बेबी प्रोड्यूस करना होता था, तो उस जमाने में समय देख कर किया जाता था। ठीक है, क्योंकि किसी भी समय आप कर दो तो जरूरी नहीं है कि बेबी फॉर्म ही हो जाए। समझ रहे हो ना? मतलब बेबी फॉर्म होने के भी टाइम ड्यूरेशन होती है। कब? जैसे मान लो, मैं बताता हूं। जैसे कि मान लो कोई गर्ल है या लेडी है, उन लेडी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ चुका है। अब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल गया, अब 1 to 14 डेज, जैसे मान लो 1 तारीख को आया, 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में कोई एग ही नहीं आया। 1 से 14 तारीख के बीच में अगर इंटीमेशन होगा, कोई बेबी फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म अंदर जाएगा, 7 दिन में मर जाएगा, उसकी भी लाइफ स्पैन है, 7 दिन में मर जाएगा। तो 1 से 14 तारीख के बीच में अगर इंटीमेशन होता है तो कोई भी बेबी फॉर्म नहीं होता। 14 तारीख को
ओवरी से एग क्या होगा, 14 दिन लगेंगे, बाहर निकलेगा। जब वो बाहर निकलेगा आएगा तो 14 से 28 दिन के बीच में, यानी 20 के दिन, 14 से 20-25 दिन के बीच, 25 तारीख के बीच में अगर इंटीमेशन हुआ तो बेबी फॉर्म होने के, प्रेगनेंसी होने के 100% चांसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। तो 1 एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ, ये बात समझ में आ गई, यूट्रस में जाता है, सब क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये है तुम्हारा ओवम। ओवम यहां पे देखो, स्पर्म आ गया, देख रहे हो, स्पर्म आ गया। अगर स्पर्म आ गया तो ये फर्टिलाइज कर जाएगा, क्या बनाएगा, जायगोट। डे 1, डे 2 में 2 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल्ड स्टेज होगी, फिर 8 सेल्ड स्टेज होगी, इसको कहते हैं मोरूला, याद है, बताया था, मोरूला बनेगा। फिर धीरे धीरे 8 से 9वें दिन, 8 से 9वें दिन में ये जो जायगोट है वो जाके इम्प्लांट हो जाएगा, किसमें, वॉम्ब में, इंडोमेट्रियम वॉल में। तो यूटरस ओपन इनटू द वेजाइना, ये यूटरस कहां ओपन होती है, वेजाइना में, थ्रू द सर्विक्स। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म ट्रांसफर होता है वेजाइना में, थ्रू पेनिस, पेनिस के थ्रू। स्पर्म फ्रॉम वेजाइना, अब वेजाइना में क्या आया, स्पर्म आया, ट्रेवल करेगा वाया यूटरस, यूटरस के द्वारा वो ऊपर आएगा धीरे धीरे। ठीक है, अच्छा, रीच द ओविडक्ट, और वो यहां से यूट्रस से होते हुए कहां पहुंचेगा, ओविडक्ट में, और ओविडक्ट में आकर वो क्या कर देगा, एग से मिलेगा, एग को फर्टिलाइज कर देगा, क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब जाइगोट डिवाइड होगा, क्या बनेगा, एम्ब्रियो। फिर वो एम्ब्रियो जाके यूट्रस की वॉल में क्या हो जाएगा, एम्बेडेड, इम्प्लांट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ग्रोथ चालू होगी और उसमें ऑर्गन डेवलप होना चालू होंगे। वो एम्ब्रियो में क्या डेवलप होना चालू होंगे, एम्ब्रियो क्या डेवलप होना चालू होंगे, एम्ब्रियो डेवलप चालू हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे फीटस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फीटस। द यूटेरस प्रिपेयर्स एवरी मंथ टू रिसीव, आपको पता है जो यूटेरस होता है वो हर महीने स्पर्म के लिए प्रिपेयर होता है, कि अगर स्पर्म आया जाइगोट बनेगा, बेबी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो यूटेरस एवरी मंथ क्या हो जाता है, प्रिपेयर होता है टू रिसीव द मैच्योर एम्ब्रियो, हर महीने वो प्रिपेयर होता है ताकि वो मैच्योर एम्ब्रियो को क्या कर सके, रिसीव कर सके। ठीक है, द लाइनिंग बिकम्स थिक, ये लाइनिंग जो होती है यूटेरस की वो क्या हो जाती है, एकदम थिक हो जाती है, उसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा रहती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है। तो ब्लड भर, जब उसमें बहुत ज्यादा भर जाता है, क्यों ब्लड भरता है, एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए। यहां पे ब्लड क्यों भरता है, एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए। अब एम्ब्रियो बना ही नहीं तो ये वॉल धीरे धीरे बहुत ही स्पंजी जैसा हो जाएगा, तो एक टाइम पे हल्का सा झटका लगा शरीर में, ये वॉल फट गई, और फटी तो सारा ब्लड बाहर आ जाएगा, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये है प्लेसेंटा, देख सकते हो आप, इसको कहते हैं प्लेसेंटा। जब बेबी फॉर्म हो जाता है तो यूटरस से वॉल में एक प्लेसेंटा बन जाता है। असली सोर्स यही है, जो भी मदर ईट करती हैं, ड्रिंक करती हैं, जो भी खाती पीती हैं, वो सारी चीजें नरिशमेंट बच्चे के सीधे अंदर जाती है, वो भी किसके द्वारा, ये जो आपको दिख रही ना, इसको यूम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, क्या बोलते हैं, यूम्बिलिकल कॉर्ड, ये सीधे नाभि से अटैच होती है। तो जो भी मम्मी खाएंगी पिएंगी, जो भी कुछ खाएंगे पिएंगे, वो सीधे इस प्लेसेंटा के द्वारा सीधे यूम्बिलिकल कॉर्ड से हमारे पेट से के अंदर जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बेटा दिस डिस्क ऑफ अ स्पेशल टिश्यू, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में प्लेसेंटा के बारे में, तो ध्यान से सुन लेना। ये डिस्क स्पेशल टिश्यू है एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, ये यूट्राइन वॉल में एकदम एकदम चिपका हुआ होता है। फीटस और मदर्स के बीच का कनेक्शन जो है वो यही है, प्लेसेंटा। और पता है जब बेबी बॉर्न होता है तो प्लेसेंटा भी बाहर निकाल दिया जाता है, प्लेसेंटा अंदर नहीं रहता, बाहर निकल आता है। इट कंटेन्स विलाई, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विलाई। ऑन द एम्ब्रियो साइड, किधर साइड, एम्ब्रियो की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, विलाई। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेस, मदर साइड से क्या होता है, ब्लड भरा होता है, ब्लड स्पेस रहता है। इसके साइड से क्या होता है, विलाई होती है छोटी छोटी। ठीक है, विलाई इंक्रीजेस, आपको पता है विलाई क्या काम करती है, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। किसको बेटा, तो प्लेसेंटा की आगे कहानी सुन लीजिए।
जल्दी से। एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। तो मैंने बताया जैसा कि एम्ब्रियो जो है वो अपना न्यूट्रिशन किससे लेता है? मदर्स ब्लड से। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जो भी मदर ग्लूकोज ऑक्सीजन इनहेल करेंगी वो सारी चीजें मदर से एम्ब्रियो में जाती हैं। किससे बेटा? मदर से एम्ब्रियो में। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट एम्ब्रियो के होते हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। बेबी से मदर में जाएगा और मदर से रिलीज हो जाएगा। ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का मदर्स बॉडी में वो कम से कम 9 मंथ्स तो लेता ही लेता है। कितने लेता है? 9 मंथ्स लेता है। 9 मंथ्स के ज्यादा लेता है। 9 मंथ्स 10 to 25 days समथिंग अप्रोक्सीमेटली। उससे पहले बॉर्न हो रहा है अगर बेबी तो कहते हैं इमेच्योर बेबी है वो। ठीक है। तो उससे पहले जो बॉर्न होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब ये समझ लो उनको अगर तुम टच भी कर लिए बीमार हो जाएंगे। इमेच्योर। समझ में आई बात? द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, चाइल्ड बर्न कैसे, ओ बर्न क्या, बॉर्न कैसे होता है? बॉर्न कैसे होता है? तो बॉर्न होता है बेटा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। मदर जो होती हैं वो अपनी वॉल्स को पुश करती हैं अंदर से। मतलब अंदर से क्या, इस पेट को डॉक्टर्स जो होते हैं अंदर से इधर से पुश करते हैं। पुश करते हैं तो ये वॉल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्या होते हैं? यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बेबी सीधे निकलेगा। तो ये सीधा पैदा होना होता है। अगर ये पैर पहले निकल रहा है तो मतलब बेबी उल्टा पैदा हो रहा है। तो ये सीधा पैदा होना होता है। ठीक है। तो आफ्टर डिलीवरी बेबी शुड बी ब्रेस्ट फेड। आपको पता ही होगा जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो उसको सबसे पहले जो मिल्क प्रोवाइड किया जाता है वो मदर का किया जाता है। क्योंकि जो पहला जो बेबी बॉर्न होता है तो जो पहला मिल्क फॉर्म होता है मदर के अंदर वो एकदम येलो कलर का होता है। उसमें मतलब समझ लो हाई रिच प्रोटीन, इतना ज्यादा प्रोटीन होता है, इतना ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। अगर वो बच्चे को वो वही पिलाना ही चाहिए पहली चीज तो। अगर बेबी बॉर्न होता है तो पहला मिल्क जो होता है वो मदर का ही देना चाहिए। ठीक है। बाहर बाहर का मिल्क नहीं देना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और बच्चे बहुत ही ज्यादा छोटे जब न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं तो तुम उनको अगर देखोगे ना तो उनका चेहरा एकदम लाल लाल लगता होगा, है ना? ब्लड एकदम। और यहाँ पे जो तल्ला होता है ये यहाँ पे एकदम सॉफ्ट रहता है, हड्डी बनी नहीं रहती है। समझो बहुत ही ज्यादा वो सेंसिटिव होते हैं तो उस समय बच्चों की केयर बहुत ज्यादा करनी होती है। तो जैसे सैनिटाइज वैनिटाइज करके बच्चे को छुओ। आज जैसे बच्चा पैदा होता है तो सीधे लोग कहते रहे ये तो मम्मी पे गया है, ये तो पापा पे गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोगों का कहना है। पहली बात तो बेबी बॉर्न हुआ है, अभी उसका फेस स्ट्रक्चर उस अकॉर्डिंग नहीं बना है कि आप पहचान सको कौन किस पे गया है। समझ में आई बात? तो वॉट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज? बताओ अच्छा, अगर एग नहीं फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? एग अगर फर्टिलाइज नहीं होगा इट लीव्स फॉर अबाउट 1 डे। एक दिन में वो हट जाएगा। लाइनिंग ऑफ यूट्रस स्लोली क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, कट हो जाएगी। वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस, दिस साइक्लिक प्रोसेस अकरिंग एवरी मंथ इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इट लास्ट फॉर 2 to 8 days। कितने दिन होता है? मतलब टोटल 28 दिन में होता है, ये साइकिल चला करती है। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये साइकिल लेट भी हो जाती है। इसमें तो एवरेज बताया गया है कि 28 days मेंस्ट्रुएशन पीरियड आना हो। ठीक है। लेकिन ये साइकिल लेट कैसे होती है आपको पता है? ये जब गर्ल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं, दिमाग से सोच लिया बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा टेंशन है दिमाग में, या कुछ चल रहा है दिमाग में, तो उस समय लेट होने के चांसेस रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी फिर ये लाइनिंग ब्रेक नहीं होती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट नहीं होती। तो ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, इस चैप्टर को आज खत्म ही कर देते हैं। काम खत्म, पैसा हजम। अरे जल्दी से देख लो यार, बार बार नहीं पढ़ाएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखो। अ वुमेन्स बॉडी एंड माइंड शुड बी रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट, बीइंग प्रेग्नेंट, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। इफ नॉट, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। क्या बोल रहा है? देखो बेटा, अ वुमेन्स बॉडी माइंड्स, देखो होता यह है कि प्रेगनेंसी के लिए वुमेन्स प्रिपेयर हैं या नहीं है, इसके पहले आपको चेकअप कराना चाहिए। पहले तो अपने आप को चेकअप करा के देख लो हमारी बॉडी फिट है कि नहीं है। कि हम दूसरा ऑर्गेनिज्म अंदर लाने जा रहे हैं, मेरी बॉडी खुद फिट नहीं है, तो उसको हम न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेंगे जब मेरे अंदर खुद ही नहीं है उतना?
बात समझ रहे हो? तो बिफोर प्रेगनेंसी वी शुड चेक और वी शुड गो टू एंड जो भी हो मेडिकेशन जो भी आपको लेना हो दिखवा लीजिए उसको, और तब आगे की काम होता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देयर आर मैनी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। बहुत सारी ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे गोनोरोइया, ये है गोनोरोइया बीमारी, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, ये है सेफलिस, ये एड्स, सबसे भयंकर बीमारी जो कम होती है, ये होती है पता है, ये मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स करने से होती है। अब किसी एक, अब मल्टीपल पार्टनर, जैसे किसी को हुई बीमारी, अब इंटरकोर्स हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो वो बीमारी आप में भी चली गई और एड्स हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जेनिटल वॉर्ड्स चल हो जाते हैं। तो ये बीमारियां जो है बेटा, HIV एड्स करता है, वायरल इंफेक्शन, दे कैन बी प्रिवेंटेड। इन बीमारियों को हम रोक सकते हैं किनका यूज करके? बाय यूजिंग कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, कॉपर टी ट्यूब्स, बहुत सारी आती हैं। द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव देखो, कॉपर टी मैंने बताया था ना, ये कॉपर टी ट्यूब, ये ओरल पिल्स हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल बैरियर क्या है? प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म। सबसे पहले अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी से आपको बचना है तो कॉन्डम्स का यूज करिए, ताकि स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाए, अगर वो पहुंच गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। दूसरी चीज, ओरल पिल्स का यूज करिए। ओरल पिल्स मतलब दे चेंजेस हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देते हैं, तो हमारा एग ही नहीं रिलीज होता। ओवरी से जो एग रिलीज हो रहा था, वो एग ही नहीं रिलीज होगा। अब एग नहीं निकला, फेलोपियन ट्यूब में एग ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। यार इसमें बहुत सारी चीजें हैं बताने को, ये ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसमें इतनी चीजें हैं कि जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है सब चीजें जानना। तो शर्माने की बात नहीं है, चीजें जानना चाहिए, ये सब चीजें भी आपको जानना चाहिए, नहीं तो फिर यही बीमारी होगी ऊपर वाली, देख रहे हो। और बहुत खतरनाक बीमारी है। एक मूवी थी मतलब वो हॉलीवुड की थी, उसमें कुछ लड़कों की मूवी थी, मतलब छोटे छोटे बच्चे टाइप के थे। तो उसमें कहता है इसका नाखून कट गया है, और नाखून कट गया, देखना अभी इसके HIV वायरस घुस जाएगा नाखून से अभी इसको एड्स हो जाएगा। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा लूप और कॉपर टी। ये है कॉपर टी। दे आर प्लेस्ड इन द यूट्रस। ये क्या करते हैं, फीमेल्स के अंदर यूट्रस में इसको रख देते हैं कॉपर टी को। तो कॉपर टी को जब रख देंगे तो दरअसल मैं बताता हूं कैसे, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये है यूट्रस, ठीक है, ये क्या है बेटा, यूट्रस। तो यूट्रस में ये थी ना कॉपर टी, ऐसे, ये है कॉपर टी, ऐसे कॉपर टी रख देते हैं, ठीक है। तो इंटरकोर्स के दौरान जो भी स्पर्म होता है वो आगे जा ही नहीं पाता, वो यहीं पे कलेक्ट रहता है, और जब इसको बाहर निकालोगे तो सारा स्पर्म बाहर। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। दे कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन। अच्छा, इनका साइड इफेक्ट भी होता है फीमेल्स में, इरिटेशंस। क्या होगा? इरिटेशन। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपके आता है, तो बहुत ध्यान से सुन लेना। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, जिसको आपने हिंदी में सुना होगा नसबंदी, कई सारी पिक्चरों में देखा होगा ना। एक वो विक्की कौशल की थी ना, नसबंदी, कहिन भैया ये तो पकड़ पकड़ के नसबंदी कर रहे हैं नसबंदी का मतलब होता है, जैसे आप अगर बाहर जाओगे फॉरेन में, तो जो कपल्स होते हैं मेनली उनकी फैमिली प्लानिंग होती है कि मुझे एक बेबी चाहिए, दो बेबी चाहिए। अब दो बेबी हो गए, उसके बाद वो जाके डॉक्टर के पास, जैसे मेल है तो मेल अपनी स्पर्म डक्ट को, जहां से स्पर्म, यहीं से तो स्पर्म ऊपर जाएगा, वो इस दोनों स्पर्म डक्ट को काट के बंधवा देगा। तो अब क्या होगा, ये स्पर्म निकलेगा तो बट बाहर आ ही नहीं पाएगा, नस को काट के क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। इसको वेसेक्टोमी कहते हैं। अब ये सर्जरी करवानी पड़ती है। अब सर्जरी करवा लिया, अब इसके बाद फिर वो जो मेल है वो बेबी प्रोड्यूस कभी लाइफ टाइम में नहीं कर सकता, क्योंकि स्पर्म बाहर आएगा ही नहीं। तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए सर्जिकल मेथड किया जाता है। बात समझ में आई?
समझ में आई? और फीमेल्स भी कराती हैं। फीमेल्स में क्या होता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है इनको काट के बांध दिया जाता है ताकि एग यहां से आए। एग अब यहां से स्पर्म आएगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसको ट्यूबेक्टोमी, इसको वेसेक्टोमी। ये देखो, ये वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। समझ में आ गया बेटा? क्या क्लियर हो गया है आपको? बोलो बेटा। अरे यार, लास्ट बचा है, बताओ। लास्ट बचा है 8 स्लाइड, 1 मिनट देख लो, चैप्टर खत्म आज ही फिर। टाटा बाय बाय। सुनो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कुछ और भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अब जैसे कभी कभी होता है कि बेबी बॉर्न हुआ, कुछ लोग जाके अल्ट्रासाउंड करा के पहले ही पता कर लेते कि लड़का है लड़की, और पहले के जमाने में जब पैसे ही पता चलता था लड़की है, उसको अबॉर्ट करा देते थे। अबॉर्ट का मतलब समझ रहे हो ना? शिशु हत्या। पेट के अंदर ही उसको बाहर मरवा देते थे, या पेट से बाहर निकाल के, समझ रहे हो ना? तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज, बट इट इज मिस यूज फॉर इलीगल सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। फीमेल, इसको कहते हैं फीमेल फिटिसाइड। मतलब जो गर्ल्स जब पहले के जमाने में होता नहीं कि लड़कियां पैदा हो रही तो उनको हटाओ, लड़के हो रहे हैं तो होने दो, ऐसा का सीन बहुत पहले चलता था, अब तो नहीं है। ड्यू टू दिस फीमेल एंड मेल सेक्स रेशियो इज डिक्लाइन। इसी वजह से फीमेल और मेल का सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो गया था। मेल ज्यादा हो गए, फीमेल कम हो गई। सो क्या बोला गया? प्रेनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रोहिबिटेड। तो इसलिए ये चीज को बंद कर दिया गया। और अब ये बोल दिया गया डॉक्टर्स को, अगर किसी डॉक्टर ने कपल को बताया कि तुम्हारे पेट में, भाई डॉक्टर को तो पता ही चल सकता है गर्ल है बॉय है, लेकिन अगर उन्होंने बता दिया ये बात कपल को और किसी को पता चल गया, तो उस डॉक्टर की लाइसेंस की डिग्री, जो डिग्री होगी वो छीन ली जाएगी उससे, फिर वो कभी डॉक्टरी नहीं कर सकता। और ये पूरी तरीके से इलीगल है कि आप पहले पता कर सको कि पेट में गर्ल है या बॉय है, इसलिए इलीगल हो गया है। क्योंकि पहले बहुत ज्यादा चीजें होती थी, जैसे ही पता चला गर्ल है अबॉर्ट करा दिया। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस चीज को इलीगल बना दिया गया। बाय रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन इन इंक्रीज। आपको पता है जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। बर्थ एंड डेथ रेट्स इन अ गिवन पॉपुलेशन डिटरमाइंस इट्स साइज। तो एक डेथ रेट होती है, एक बर्थ रेट होती है, यही डिटरमाइन करती है कि पॉपुलेशन क्या होगी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपको तो दिख ही रही होगा भाई। इंडिया जो है वो सेकंड या थर्ड नंबर पे ना, सेकंड नंबर, अब फर्स्ट हो गई। देख रहे हो मतलब कितनी तेजी से, और किसी चीज में आगे ना बढ़ी है। ठीक है, तो एडवर्सली अफेक्ट्स द पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे पहले जमाने में उनकी औकात नहीं है 5 बच्चे पालने की, 5 बच्चे करके बैठे क्रिकेट टीम बना के पूरी 12-12। अब 12 की टीम बना के तो बैठे, उनको पालोगे कैसे? अब उनके कोई पंचर बना रहा, कोई एक चाट की दुकान पर काम कर रहा, कोई एक इधर काम कर रहा, 4-5 भूख भूख के मारे मर गए, उनके पास खाना देने का वो नहीं है। तो यही गलत चीज होती है। आपको इसीलिए कहते हैं कभी भी कोई भी शादी करता है तो वो फैमिली प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं मैं एक बेबी करूं, तो एक बेबी ही करो, अपने लिमिट्स के अकॉर्डिंग करो कि आप उसको अच्छे से पाल पाओगे, अच्छे से। ये नहीं कि भाई पड़े हो दीदी क्रिकेट टीम बन गई। पहले के जमाने में होता था, देखो कितने भाई बहन होते थे, भाई साहब इतना लंबा परिवार ले हो, कहां से आ रहा पता नहीं चल रहा। समझ रहे हो ना? तो इससे बचना चाहिए, फैमिली प्लानिंग करना चाहिए। फैमिली में ज्यादा से ज्यादा बस एक, बहुत ज्यादा अगर तुम्हें 2 बच्चे, इससे ज्यादा कभी भैया ना करो। मेरा तो मानना है कि आप एक बॉन्ड करो, एक अडॉप्ट करो, एक बॉन्ड करो, एक अडॉप्ट करो, सबसे बेस्ट है। लेकिन कुछ लोगों का जो पुरानी सोच है, मतलब कुछ लोग कहते हैं मम्मी मम्मी को, जैसे हम तो यही करेंगे, हमने बोला था तो एक हम करेंगे और एक अडॉप्ट करेंगे, मेरा मेरा था, ठीक है। लेकिन लोगों को कहना क्या है, जब वो बच्चा बड़ा होगा अडॉप्शन वाला, उसको पता चलेगा तो उसको ये बहुत दर्द होगा कि नहीं हम पराए हैं, ये सगे हैं। तो ऐसा सीन भी जनरेट होता है, बट जो होगा होना, जो होगा किस्मत में वो तो होगा ही, है ना। बट मेरा मानना है कि जैसे अगर कोई बच्चा, अब कुछ लोग होते हैं जिन नॉनसेंस होते हैं, जिनको ये चीज नहीं होती, अब बेबी बॉर्न करके अनाथालय में फेंक दिए हैं, तो अगर आपकी वजह से उस बच्चे का भविष्य बन जाता है, तो आप उस बच्चे को उठा लाइए। आपके अंदर अगर इतनी कैपेबिलिटी है, एक बच्चा आप अपना रखिए, एक बच्चा अडॉप्ट करिए, आराम से उसको पालिए। लेकिन बड़े बच्चों को कभी मत अडॉप्ट करिए,
बहुत छोटे बच्चे को अडॉप्ट करिए या हल्का बड़ा हो, ये नहीं कि तुम 13 साल का बच्चा अडॉप्ट करके ला रहे हो, क्या भैया चलो घर। और 13 साल का बच्चा क्या, उसको इतनी अकल है ना, वो तो आपको पराया ही समझेगा। लेकिन जब छोटा बच्चा, आप न्यू बॉर्न बेबी लाते हो, तो उसको फिर आप अपने अकॉर्डिंग पाल सकते हो, उसको अपने संस्कार दे सकते हो। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग कठपुतली हैं। हमको हमने जो देखा जो सुना, हम वैसे बने। भाई जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हरकतें बड़े भाई बहन हमारे पेरेंट्स करेंगे, वही हरकत तो मैं भी करूंगा। जो मैं देखूंगा वही तो करूंगा ना। अब जैसे हमारे पेरेंट्स बहुत शांत स्वभाव के हैं, तो मेरा भी स्वभाव शांत होगा। मेरे पेरेंट्स डेली लड़ रहे हैं आपस में, अब लड़ रहे हैं तो मैं देख रहा हूं, और मैं भी लड़ाकू निकलूंगा। मतलब जो देखते हैं वही तो बनते हैं। तो इसीलिए कहते हैं एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ इंडिया में पहली बार बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, तो पहली बार में वो कहेगा अरे अम्मा पानी लाओ, यही तो रेत मांगेगा, क्योंकि वो हिंदी तो सुन रहा है, देहाती तो सुन रहा है। और यूएस में पैदा होगा, हे मॉम प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वो ऐसे बोलेगा, ऐसे ही तो बोलेगा। तो कहने का मतलब एनवायरनमेंट बहुत बड़ा असर डालता है। ये मेरा मानना तो यही है, क्योंकि देखो एक चाइल्ड साइकोलॉजी अलग होती है, उनको बॉन्ड तो करना एक अलग बात, उनको पालना सबसे बड़ी आफत होती है। उनको तुम एनवायरनमेंट कैसा दे रहे हो, उनको सिखा कैसे रहे हो, उनको आगे कैसे बढ़ाना है, ये सब चीजें बहुत ही प्लानिंग करके करनी पड़ती, तब वो बच्चा अच्छा निकलता है। किस्मत के ऊपर नहीं छोड़ना होता। आजकल की जनरेशन में देखो, बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को। अब वही मोबाइल पकड़ के मोबाइल चलाते चलाते खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अब उनसे मोबाइल छीन के देख लो, कहो चाकू दे दो तो मैं चाकू भोंक दे मोबाइल के चक्कर में। ये हाल हो गया, एडिक्टेड कर दिए, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, ये सब चीज है। मतलब जो बेबी होता है बहुत ही नाजुक चीज है, इसको बहुत ही केयरिंग से पालना पड़ता है। इसको धीरे धीरे जो बड़ा कर रहे हो, बेबी बॉर्न होके बड़ा हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही केयरिंग से करना पड़ता है। नहीं तो फिर क्या होगा, क्या होगा, उसका नेचर खराब हो जाएगा, उसका बिहेवियर खराब हो जाएगा, लड़ाकू होगा, ये होगा वो होगा, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। इसीलिए पेरेंट्स को बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए। तो इसीलिए हमारा मानना है तो भैया दो तो नहीं, एक एक करो, कैपेबिलिटी उतनी ही है, उसी को पालो अच्छे से, जब लगे तो फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी कर लो। जरूरी थोड़ी ना है 55 साल की उम्र में भाई फीमेल वाइफ जो है हमारी, वो नहीं कर पा रही है बेबी प्रोड्यूस, तो हम टेस्ट ट्यूब बेबी करा लेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी जानते हो, हमारा स्पर्म कलेक्ट किया जाएगा, उनका ओवम निकाला जाएगा, टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बना के मदर के अंदर इंप्लांट कर दिया जाएगा, बॉर्न हो जाएगा। आईवीएफ, इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई? तो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर होता है ही समाप्त।